नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जल्दी से सभी लोग फटाफट आ जाइए। शानदार महत्वपूर्ण वीडियो आज आप सबको देखने को मिलेगा। जल्दी से बिना देरी किए हुए सभी लोग आ जाइए और एक बार सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक ना? तो जबरदस्त तरीके से आइए, आप सबको आज महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, उन्हीं प्रश्नों को जो आप विगत एक हफ्ते में किए हुए हैं। ठीक ना? तो आज आपका दिन है, आप रिवीजन करोगे। और इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि आज जबरदस्त फीवर भी चढ़ा है मुझे, और फिर भी पढ़ाना है तो पढ़ाऊंगा ही। ठीक ना? और आप सबके लिए ऐसा किया जाता है, किसी और के लिए नहीं। ठीक, तो आइए देखिए, और शानदार तरीके से सभी लोग, विनम्र निवेदन है कि एक बार शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। आइए हम सब देखते हैं। लंबे समय का वीडियो भी है, लगभग 2 घंटे खड़े भी रहने होंगे। निम्न में से कौन सा अधिवेशन किसी गांव में आपको आयोजित हुआ था, या गांव में आयोजित होने वाला कौन सा अधिवेशन है? लखनऊ 1936 का, या हरिपुरा आपको 1938, या आपको फैजपुर 1937, या त्रिपुरी 1939। गांव में पहली बार अधिवेशन कौन सा हुआ था? तब आप बताइएगा फैजपुर। फैजपुर में गांव में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। ठीक ना? चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। ये स्वतंत्रता के समय निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? आचार्य जेवी कृपलानी, पुरुषोत्तम दास टंडन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या इनमें से कोई नहीं? यानी भारत की आजादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जल्दी से एक बार सभी लोग फटाफट जल्दी बताइए। तब बताइए कि आचार्य जेवी कृपलानी जो थे, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस समय अध्यक्ष हुआ करती थी। नेक्स्ट, ये रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया? ये 1900 रामगढ़ 1940 का, वर्धा प्रस्ताव 1942 का, जयपुर अधिवेशन 1948 का, या नासिक अधिवेशन 1950 का? तब बताइएगा वर्धा प्रस्ताव 1942 का। और इस अधिवेशन के अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद के द्वारा, अबुल कलाम आजाद जो थे इस अधिवेशन के अध्यक्षता आपको किए थे। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर आइए। ये रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग उठी थी? मौलिक अधिकार की बातें सर्वप्रथम किस अधिवेशन में की गई थी? कराची अधिवेशन 1931, कोलकाता अधिवेशन 1933, लखनऊ अधिवेशन 1936, या लाहौर अधिवेशन 1929 में? तब आप बताइएगा कि कलकत्ता अधिवेशन 1933 ईस्वी में, या कराची में? चूंकि ये दोनों तो बाहर हो जाते हैं और मौलिक अधिकार की बातें, तब बताइएगा कि आपको जो है कि 1931 के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार की बातें की गई थी। इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, सरदार पटेल, ठीक ना, पटेल के द्वारा इसके अध्यक्षता किया गया था। ठीक ना? कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्षता नलिनी सेन गुप्ता ने की थी, जबकि लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और आपको लाहौर अधिवेशन की भी अध्यक्षता नेहरू जी के द्वारा ही आपको किया गया था। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए। निम्न में से किस संगठन की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया? तो आचार्य ज्योतिबा फूले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय महान मनीषी माने जाते हैं, और महात्मा ज्योतिबा फूले के द्वारा इंडियन एसोसिएशन के, अभिनव भारत के, सत्यशोधक समाज के, या वेद समाज के स्थापना की गई। तो सत्यशोधक समाज के स्थापना जो है ये महात्मा फूले के द्वारा किया गया। साथ ही साथ महात्मा फूले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक भी लिखी। गुलामगिरी नामक पुस्तक भी इनके द्वारा लिखा गया, और इन्होंने ब्राह्मणों का विरोध किया तथा स्त्री शिक्षा पर इनके द्वारा बहुत बल दिया गया। नेक्स्ट देखिए, ये
अभिनव भारत नामक संगठन के संस्थापक निम्न में से कौन थे? बीडी सावरकर थे, दयानंद सरस्वती थे, मौलाना गुलाम अहमद थे, या इनमें से कोई नहीं? तो अभिनव भारत जो है ये महाराष्ट्र के प्रथम आपको जो है क्रांतिकारी संगठन के रूप में जाना जाता है और इसकी स्थापना 1904 ईस्वी में किया गया था बीडी सावरकर के द्वारा, विनायक दामोदर दास सावरकर के द्वारा इसके स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना निम्न में से किसने कब किया गया था? 1784 में, 1781 में, 1782 में, या आपको जो है 1782 में, या आपको जो है 1788 ईस्वी में, तब एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, तब तक जवाब दीजिए। इसकी स्थापना सर विलियम जोन्स के द्वारा आपको इसकी स्थापना लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1784 ईस्वी में किया गया था। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये अहमदिया आंदोलन का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने किया था, मिर्जा गुलाम अहमद ने, मोहम्मद कासिम ने, या मोहम्मद अहमद के द्वारा? किसके द्वारा अहमदिया आंदोलन का नेतृत्व किया गया? तो मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा अहमदिया आंदोलन का नेतृत्व किया गया, मिर्जा गुलाम अहमद। बाकी जितने लोग गलत जवाब दे रहे हो भैया ये अपना समझो, ठीक ना, और ये अपना समझे रहिए कि क्या पढ़े हैं क्या नहीं पढ़े हैं, ठीक। और परीक्षा से ऐसे ही बाहर होंगे जो गलत जवाब देंगे, ठीक। नेक्स्ट, प्रसिद्ध बंगाल विभाजन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? ये लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड इरविन थे, लॉर्ड रीडिंग थे, या लॉर्ड मिंटो थे? तो भारत विभाजन जो था ये बंगाल विभाजन आपको कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 ईस्वी में आपको बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। जुलाई आपको 1905 में घोषणा की गई और अक्टूबर 1905 ईस्वी में इसे लागू कर दिया गया था, ठीक। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए रही। अगले प्रश्न में देखिए, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय के स्थापना आपको किसने किया था? तब प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ हुआ था? तो पुणे में हुआ था भैया, पुणे में हुआ था। और किस स्थान पर की गई थी? तो पुणे में हुआ था। ऑप्शन देखिए क्या गजब का बनाए हैं, ये आपको किस वर्ष हुआ, किस वर्ष, यहाँ पे आप लोग जो है सीधे सीधे यहाँ स्थान के जगह में वर्ष लिख लीजिए, किस वर्ष हुआ। बाकी की चीजें मैं बता देता हूं। डी.के. कर्वे साहब के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। तब ये 1916 ईस्वी में आपको इसके स्थापना की गई, पुणे में आपको डी.के. कर्वे के द्वारा किया गया। ये सब गलतियां नहीं होनी चाहिए, ये सब पेटेंट क्वेश्चन है इतिहास के और खासकर आधुनिक भारत के, ये सब पेटेंट क्वेश्चन है बच्चा, ठीक ना। नेक्स्ट देखो, ये निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? नाना साहब कानपुर से, तात्या टोपे उनके कानपुर से, अजीमुल्ला खां ये भी आपको जो है फैजाबाद और कानपुर के पास से, लियाकत अली जो थे उस समय 1857 के क्रांति के समय इलाहाबाद से नेतृत्व किए थे। और अंग्रेजों का मुख्यालय, अंग्रेजी कमांडिंग का मुख्यालय जो था इलाहाबाद ही था। और उसमें लॉर्ड कैनिंग भारत के वायसराय हुआ करते थे और कैंपबेल के द्वारा जो है विद्रोह का दमन किया गया था इधर के। नेक्स्ट देखिए, 1857 के विद्रोह के द्वारा के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? जब आपको मंगल पांडे के द्वारा आपको जो है कि चर्बी वाले कारतूस के विरोध में आपको हत्या कर दी जाती है, उस समय आपको हैरसे जो था, हैरसे ये बेनेट हैरसे, यही आपको जो है बेनेट हैरसे साहब आपको उस समय कमांडिंग ऑफिसर के रूप में काम कर रहे थे। ये सभी लोग याद कर लीजिए, मैं देख रहा हूं बहुत लोगों के गलती जवाब आ रहा है, ठीक ना।
और आज मेरा फीवर भी है, बहुत तनाव में ही भी है। तो आप सबसे यही निवेदन है कि गलतियां मत करिए और ज़्यादा से ज़्यादा एक बार शेयर और लाइक, प्लीज़ शेयर और लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए, ये लेखपाल की बुक शानदार तरीके से पढ़ाया गया है और ये बुक अब जो है कि बाजार में आप सबके लिए उपलब्ध है। आप में से बहुत लोगों ने परचेज भी किया होगा और पढ़ा भी होगा, उम्मीद करते हैं। तो कैसा लगा आप सबको किताब, ये कमेंट बॉक्स में, मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, ठीक ना। और एक बात और, आप सब भी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दिया करिए, मैं जवाब देने की कोशिश करता हूं, पढ़ता हूं। कुछ लोग तो बिल्कुल भी नहीं देते, 10,000 20,000 लोग देखते हैं वीडियो और जवाब 4-6 लोगों का आता है। थैंक यू सर, बहुत शानदार क्लास। ये आप सुझाव भी दीजिए ना, आप अपने अंदर निखार लाइए और हमारे में भी सुधार की गुंजाइश बनेगी। गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष किया गया था, ये जवाब आपको देना है। गदर पार्टी की स्थापना 1916, 1905, 1913 या 1915 ईस्वी में। तो गदर पार्टी की स्थापना 1900 आपको जो है 13 ईस्वी में यूएसए में किया गया था। यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में आपको किया गया था। साथ ही साथ लाला हरदयाल के नेतृत्व में यह था, लेकिन इसके संस्थापक अध्यक्ष सोहन सिंह भकना थे, ये भी बात याद रखें। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से संगठन के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले जी थे? गदर पार्टी के थे या विश्व भारती के थे या कम्युनिस्ट पार्टी के थे या सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के थे? किसके संस्थापक आपको जो है गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट इंडिया ऑफ सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में पुणे में की गई थी, ठीक है ना। 1905 पुणे में आपको जो है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट देखिए, भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है? ये आपको चांदी के उत्खनन से, अंडे एवं चिकन के उत्पादन से, कपास के उत्पादन से या स्वच्छ पेयजल के बोतलीकरण से? ऑप्शन बड़ा जबरदस्त बनाया है आयोग ने और इससे संबंधित आपसे प्रश्न भी पूछे गए हैं। तब आप बताइएगा कि यह अंडा और चिकन के उत्पादन से संबंधित है, जबकि कपास के उत्पादन से जो है ये आपको जो है सिल्वर फाइबर क्रांति, सिल्वर फाइबर क्रांति ये किससे संबंधित है? तो कपास के उत्पादन से सिल्वर फाइबर क्रांति संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, केसर के पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? केसर के पौधे का पत्ती, पंखुड़ी या बाह्य दल, ठीक ना, बाह्य दल या वर्तिकाग्र। तब इस प्रश्न को भी आयोग के द्वारा कई बार यूपी SSS में भी, आपको टीचर वाले में भी, ये हर जगह ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चा। तब बताएगा कि वर्तिकाग्र को खाया जाता है, जबकि लौंग के किस भाग को? तो पुष्पकली जो होता है, पुष्पकली को लौंग का इस्तेमाल, पुष्पकली, ठीक ना। यहीं पे लौंग लिख के आप याद कर लीजिएगा, पुष्पकली, लौंग के पुष्पकली भाग का उपयोग किया जाता है, ठीक। चलिए, लौंग नेक्स्ट देखिए, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्न में से किस प्राचीन ग्रंथ में किया गया है? शतपथ ब्राह्मण में, उपनिषद में या रामायण में या उपनिषद में? तो यहाँ पे आपको जो है वेद कर लीजिए, वेद में किसमें किया गया है? तब आप जवाब दीजिएगा कि शतपथ ब्राह्मण में आपको महाजनी प्रथा का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण को वाजस्नेयी संहिता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वाजस्नेयी संहिता, स्नेयी संहिता के नाम से भी जानते हैं। और ये आपको शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण है, ठीक ना। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण आपको माना जाता है। इसके साथ साथ ही इसके रचनाकार याज्ञवल्क्य है, याज्ञवल्क्य के द्वारा इसकी रचना की गई है। ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए।
नेक्स्ट देखिए, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? फतेहपुर में होता है, बाराबंकी में होता है, मिर्जापुर में होता है, या आपको प्रतापगढ़ में होता है? तो आंवले का सर्वाधिक उत्पादन जो है ये फतेहपुर में होता है। ठीक, ये फतेहपुर में होता है। बेटा बहुत मार खाएंगे, कितने लोग जवाब देना चालू कर दिए। हाँ हाँ हाँ, प्रतापगढ़ में आपको आंवला का सर्वाधिक उत्पादन होता है और उत्तर प्रदेश आंवले के उत्पादन में पहले नंबर पे है। आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत भी माना जाता है। ठीक ना, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्नों का जवाब आपको हुआ। नेक्स्ट देखिए, भारत में लगभग 90% सिंचाई जो है किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बॉर्डर प्रणाली के अंतर्गत, या चेक बेसिन के अंतर्गत, या स्प्रिंकलर के अंतर्गत, या सतही सिंचाई के अंतर्गत? तब इस प्रश्न का जवाब आप सब दीजिएगा कि सतही सिंचाई के अंतर्गत आपको यह आता है। किसके अंतर्गत? तो सतही सिंचाई के अंतर्गत यह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस भूभाग में वार्षिक वर्षा जो होती है सर्वाधिक होती है? तब आप भूभाग पूछा है, किस क्षेत्र में होती है? तो किस राज्य में पूछे, किस राज्य में आपको सर्वाधिक होती है? तब जवाब दीजिएगा गोरखपुर में। ठीक ना, गोरखपुर में। और सबसे कम सबसे कम कहां होती है? तब बताइएगा मथुरा में सबसे कम आपको वर्षा होती है। तो इस तरह यदि प्रश्न को देखिए तो तराई क्षेत्र में आपको सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक, नेक्स्ट आप देखिए, देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ है? पंतनगर में, कानपुर में, लुधियाना में, या पुदुचेरी में? तो देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र जो है ये आपको पुदुचेरी में स्थापित है। और जबकि पंतनगर में आपको जो है प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। कृषि आपको विश्वविद्यालय ये कहाँ है? तब आप बताइएगा कि पंतनगर में पहला कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखिए, भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया? यानी आपको डचों ने, ब्रिटिशों ने, फ्रांसीसियों ने, पुर्तगालियों ने काजू से परिचय सर्वप्रथम किसके द्वारा कराया गया? तब बताइएगा कि पुर्तगालियों के द्वारा काजू से परिचय कराया गया। पुर्तगालियों ने काजू ही नहीं, आपको जो है पपीता, लीची, आलू, मक्का, प्रिंटिंग प्रेस, आपको जो है इसके साथ साथ ही तंबाकू, ये सभी चीजों से जो है किसने परिचित कराया? तो पुर्तगालियों के द्वारा ही आपको जो है ये परिचित कराया जाता है। नेक्स्ट देखिए, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से जवाब दीजिए तो देखूं मैं कितने लोगों का जवाब सही आता है। भैया आप सब जवाब बिल्कुल नहीं देते हैं, ये बड़ा ही आप सबके डिमेरिट है। ठीक ना, ये बहुत लोगों का सवाल का जवाब नहीं भैया, ये हैदर अली नहीं था, ये आपको टीपू सुल्तान जी थे। ठीक ना, टीपू सुल्तान जो थे इन्हीं के द्वारा आपको जो है भारत में स्वतंत्रता का प्रथम वृक्ष या वृक्ष लगाया किसने? टीपू सुल्तान ने। साथ ही साथ आपको फ्रांस के जैकोबिन दल का सदस्य था। फ्रांस के जैकोबिन दल का सदस्य आपको जो है सदस्य के रूप में ये रहते। चलिए नेक्स्ट देखिए, हिंदी इंडिविजुअल शानदार नितिन सर के द्वारा पढ़ाया गया है और जबरदस्ती ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नया बैच आपको शानदार तरीके से प्रारंभ किया गया है और आप इसे परचेज कर सकते हैं। आपके सुनहरे भविष्य में काफी सहायक भी होगा। निम्न में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? ये अवध का प्रथम नवाब यानी अवध की स्थापना
आपको किसने की थी? तो ये अवध राज्य के स्थापना जो है ये आपको आसफउद्दौला के द्वारा, सआदत खां के द्वारा, शुजाउद्दौला के द्वारा या सफदर जंग के द्वारा, तब सआदत खां के द्वारा आपको जो है इसके स्थापना की गई थी। किसके काल में? तो मोहम्मद शाह के काल में आपको जो है सआदत खां के द्वारा अवध की स्थापना होती है। मुर्शिद कुली खां के द्वारा बंगाल की होती है। चिनकिलीज खां के द्वारा हैदराबाद की स्थापना होती है। तो ये सब मोहम्मद शाह के शासन काल में आपको होता है। निम्न में से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? पलासी के लड़ाई में, या वांडीवास की लड़ाई में, पानीपत के तृतीय लड़ाई में, या बक्सर की लड़ाई में? तब बताइएगा 23 जून 1757 ईस्वी को पानीपत के युद्ध में आपको जो है सिराजुद्दौला को लॉर्ड क्लाइव द्वारा पराजित किया जाता है। युद्ध भूमि में पराजित होने के उपरांत सिराजुद्दौला अपनी जान को बचाकर किसी तरह भागा, लेकिन राजमहल में जाते ही मीर जाफर के पुत्र मिरन के द्वारा जो है इसकी हत्या कर दी जाती है। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए। नेक्स्ट, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को, 26 सितंबर को, 25 सितंबर को या 5 जून को? तो विश्व ओजोन दिवस जो है ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है पूछता है, तो ओजोन से संबंधित आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। जबकि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस आपको मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ण दिवस आपको जो है 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट, हमारे देश में वन महोत्सव आपको जो है दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर, 1 दिसंबर, 10 अक्टूबर, 1 जुलाई? तब बताइएगा। जल्दी से फटाफट आप सब जवाब देना बिल्कुल भूलिए नहीं। एक बार क्लास को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए फीवर दवा खाए हैं एकदम जबरदस्त तरीके से, कमर में दर्द भी है, ठीक। तो आइए जल्दी से आप सब बताइए। ये आपको 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक आपको, यानी जुलाई के प्रथम सप्ताह में आपको वन महोत्सव मनाया जाता है। ये आप याद किए रहिए। किसने कहा था अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है? ये जेम्स मिल के द्वारा, एडम स्मिथ के द्वारा, किन्स के द्वारा, रॉबिन्सन के द्वारा? तब बताइएगा कि एडम स्मिथ के द्वारा आपको अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा जाता है। साथ ही साथ एडम स्मिथ ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बताया था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक। इसके साथ साथ ही इन्होंने आपको जो है वेल्थ ऑफ नेशन नामक इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखी जाती है, पुस्तक, और आपको इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक ना, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो है इन्हें कहा जाता है। तो ये सारी बातें आप लोग याद कर लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में से समाजवादी अर्थव्यवस्था के आपको जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स, प्रोफेसर मार्शल, जे.एम. किन्स? किसे आपको कहा जाता है? तब ये जल्दी से आप सबका जवाब बिल्कुल अभी तक नहीं आया है, जल्दी से आप जवाब दीजिए, जल्दी से फटाफट आप सबका जवाब आना चाहिए भाई, क्यों लेट हो रहा है, ठीक ना। जल्दी से आप सब जवाब दीजिए, तब आप जवाब देंगे कि कार्ल मार्क्स जो थे ये आपको जो है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था के हिमायती थे या जनक थे। साथ साथ ही इनके द्वारा आपको एक दास कैपिटल, ठीक है ना, दास कैपिटल नामक ग्रंथ लिखी जाती है। उसके साथ ही कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक ग्रंथ भी आपको इनके द्वारा तैयार किया जाता है, लिखा जाता है, ठीक।
किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना आपको कब लाई गई? किसान क्रेडिट कार्ड योजना ये कब लाई गई? 1998-99 में, 1999 2000 में, 2001 में, या आपको 2002 में? तब बताइएगा। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998-99 में आपको लाई जाती, ठीक ना। इस समय केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार रहती है और इसी समय किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी जिसे बोलते हैं, केसीसी, ठीक ना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना आपको लाया जाता है। निम्न में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल आता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या आपको महाराष्ट्र? किस क्षेत्र में आपको सर्वाधिक आता है? तब बताइएगा। मध्य प्रदेश राज्य में आपको सर्वाधिक खेती की जाती है, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहते हैं, सोया प्रदेश के नाम से जानते हैं। और मध्य प्रदेश के मालवा के पठार में आपको सर्वाधिक खेती की जाती है, ये सर्वाधिक खेती की जाती है। ये आपको सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन, ठीक ना, सर्वाधिक प्रोटीन जो है, सर्वाधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? तो सोयाबीन में आपको पाया जाता है, ठीक। और लगभग आपको 45% के लगभग आपको प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट, ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्न में से किससे है? बाढ़ को रोकने से, दुग्ध उत्पादन से, असम के उग्रवादियों के विरुद्ध संघर्ष से, या कर चोरी के खिलाफ आपको छापा से? तो फ्लड आपको जो है, फ्लड ऑपरेशन का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। और वर्गीज कुरियन को आपको जो है कि श्वेत क्रांति का जनक, श्वेत क्रांति, ठीक ना, श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो वर्गीज कुरियन, ठीक, वर्गीज कुरियन, कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। और भारत जो है दूध के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर आपको भारत आता है, ठीक, भारत पहले स्थान पर आपको है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश में किसान बहे योजना ये आपको कब लागू किया गया? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वीवीआई चाहे लेखपाल हुआ चाहे कोई भी, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न माना जाता है। 1970 में, 1975 में, 1990 में या 1992 ईस्वी में? तो किसान बहे योजना 1992 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के द्वारा लागू किया जाता है, ठीक ना। तो ये बातें आप सब देखते चलिए, ठीक। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला या उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, केरल है। तो भारत में सबसे अधिक कर्नाटक राज्य के द्वारा आपको जो है ये आपको उत्पादन किया जाता है। कॉफी का उत्पादन सबसे अधिक केरल राज्य करता है। नेक्स्ट, आपको यूपी SSSC शानदार तरीके से ग्राम विकास अधिकारी का बैच आपको जो है कि 600 आपको वीडियो क्लासेस, फ्री टेस्ट सीरीज, स्मार्ट PDF मटेरियल ऑफलाइन डाउनलोड करने की सुविधा, उसके साथ साथ सुपर टेट के भी आपको 600 लेक्चर्स, ठीक ना, और आपको फ्री टेस्ट सीरीज, स्मार्ट PDF मटेरियल ऑफलाइन डाउनलोड करने की भी आपको सुविधा दे दी गई है। नेक्स्ट, ये देखिए, पीली क्रांति का संबंध किससे है? जल्दी से आप सब जवाब देते रहिए, तब तक हम पानी पी लें। पीली क्रांति संबंधित है किससे? पुष्प उत्पादन से, मछली पालन से, तोरिया सरसों के उत्पादन से या गेहूं उत्पादन से? तब बताइएगा कि सरसों या तिलहन के उत्पादन से। यहाँ पे ऑब्लिक करके तिलहन लिख लीजिएगा, ठीक ना। तिलहन से आपको पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो तिलहन उत्पादन से संबंधित पीली क्रांति को माना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है?
तो राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष आपको प्रधानमंत्री होते हैं, भारत सरकार का वित्त मंत्री या भारत का राष्ट्रपति या भारत का उपराष्ट्रपति। तब राष्ट्रीय विकास समिति या परिषद का अध्यक्ष जो है पदेन प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय विकास समिति जो है एक गैर सरकारी आपको ऑर्गेनाइजेशन है और यह परामर्शदात्री जो है माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट, प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? प्रौद्योगिकीकरण, नगरीकरण, कृषि का विकास या शिक्षा का प्रचार? तब आप क्या जवाब देंगे? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्राथमिकता आपको किस पर थी? तो कृषि के विकास पर पहले पंचवर्षीय योजना के आपको प्राथमिकता थी। कृषि विकास जो था पहले पंचवर्षीय योजना के प्राथमिकता मानी जाती है। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण बातें हुई। नेक्स्ट, प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? प्लांट इकोनॉमी आपको फॉर इंडिया नामक लेखक एम विश्वेश्वरैया है, जे.आर.डी. टाटा है, या आपको जी.डी. बिरला है, या पट्टाभी सीतारमैया है। इनमें से कौन से हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब दीजिए। मैं देखूं कमेंट बॉक्स में कितने लोगों का सही जवाब आ रहा है, तो जल्दी से आप सब बताते चलिए और बताइए कि कौन सा है। तब प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक एम विश्वेश्वरैया को माना जाता है। ठीक है ना, एम विश्वेश्वरैया जो कि मैसूर के उपदीवान भी हुआ करते थे और भारत के सिविल इंजीनियर थे। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा, राष्ट्रीय फ्रंट सरकार के द्वारा, जनता पार्टी सरकार के द्वारा या राजीव गांधी के द्वारा? तब आप जवाब दीजिएगा कि राष्ट्रीय फ्रंट सरकार के द्वारा नहीं भैया, ये बहुत लोग जवाब जो है वो गलत तरीके से दे रहे हो बाबू। ठीक ना, ये जनता सरकार के द्वारा जो है लागू किया गया था। रोलिंग प्लान कब आया था? तो 1978 से 80 के दौरान रोलिंग प्लान आया था। रोलिंग प्लान को अनवरत योजना के नाम से भी जानते हैं और आपको गुन्नार मिर्डल मॉडल पर आधारित था। किस पर? गुन्नार मिर्डल मॉडल पर आधारित था। ठीक ना, और डीपी लकड़वाला जो थे, डीपी लकड़वाला ये आपको जो थे योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। योजना आयोग के उपाध्यक्ष। ये बातें आप सबके लिए एक्स्ट्रा बातें, ये कहीं कॉपी में नोट कर लेना। ठीक ना, आप सबके लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट देखिए, तो प्रदूषण नियंत्रण के लिए देश का शीर्ष संगठन है पर्यावरण वन एवं जलवायु विभाग है, या पर्यावरण प्रदूषण एवं प्राधिकरण है, या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, या प्रदूषण नियंत्रण योजना कक्ष है। तो पर्यावरण प्रदूषण के लिए, प्रदूषण नियंत्रण के लिए देश का शीर्ष संगठन जो है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है, यही आपको माना जाता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ये आपको जो है इसके लिए जिम्मेदार होता है। ठीक, तो चलिए अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। केंद्रीय, यदि पूछे कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तब आप जवाब दीजिएगा कि 1974 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। 22 आपको सितंबर 1974 ईस्वी को यह आपको स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? ये राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण जो है ये आपको इसकी स्थापना 2006 ईस्वी में किया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके जो है पदेन अध्यक्ष आपको प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय विकास परिषद के साथ साथ ही कई ऐसे संस्थान हैं, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, आपको क्षेत्रीय जो संगठन, इस सबके आपको पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बातें भी आप सब अपने मन मस्तिष्क में भर लीजिए, हटा लीजिए। नेक्स्ट देखिए, जैव विविधता की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान धनी माना जाता है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, रेगिस्तान,
या छोटा नागपुर। तब बताइएगा कि पश्चिमी घाट जो है ये जैव विविधता की दृष्टि से भारत का सबसे अधिक आपको जो है समृद्ध क्षेत्र माना जाता है। साथ ही साथ पश्चिमी घाट में है आपको साइलेंट वैली या शांत घाटे, या इसे है हम लोग शांत घाटे के नाम से जानते हैं। यहीं पे सबसे अधिक जैव विविधता आपको पाई जाती है साइलेंट वैली में। ये साइलेंट वैली कहाँ है? तो केरल में है, ठीक ना। केरल में यह आपको साइलेंट वैली केरल में स्थित है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, मेधा पाटेकर किस आंदोलन से जुड़ी हुई थी? चिपको आंदोलन से, मैत्री आंदोलन से, नर्मदा बचाओ आंदोलन से, या पश्चिमी घाट आंदोलन से? किसके साथ आपको जो है मेधा पाटेकर जुड़े हुई थी? तो मेधा पाटेकर जो थे ये आपको नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई थी। किससे? नर्मदा बचाओ आंदोलन से आपको जुड़े हुई थी। जबकि चिपको आंदोलन से सुंदर लाल बहुगुणा, चांडी प्रसाद भट्ट, ये सब के सब चिपको आंदोलन से जुड़े हुए थे। और आपको जो है पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन से कुमारी सुगाथा जो थे ये पश्चिमी घाट आंदोलन से जुड़ी हुई थी। कुमारी सुगाथा, ठीक ना। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सब याद किए रहिए। जैव विविधता का उल्लेख करता है, कौन करता है? किसी क्षेत्र के संपूर्ण प्रजातियों के विषय में, किसी क्षेत्र के संपूर्ण परिस्थितियों के विषय में, या किसी क्षेत्र के संपूर्ण जीन्स के विषय में, या आपको उपयुक्त सभी के विषय में। तब आप इस प्रश्न का जवाब जो है ये क्या देंगे? जल्दी से आप सब बताइए, इस प्रश्न का जवाब क्या देंगे? तब आपको जो है किसी भी क्षेत्र के संपूर्ण जातियों के विषय में जैव विविधता जो है बताता है। यानी कह सकते हैं कि एक निश्चित क्षेत्र में निवास करने वाले विभिन्न जातियों के विषय में जो आपको जानकारी मिलती है वह जैव विविधता के अंतर्गत ही प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, राजस्व लेखपाल शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से संचालित है। 600 आवर का वीडियो लेक्चर है, आपको फ्री टेस्ट सीरीज है, स्मार्ट पीडीएफ मटेरियल है, ऑफलाइन डाउनलोड करने की सुविधा भी आपको दी गई है, ठीक ना। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए, आप सब जरूर इसे परचेज करिए और आपके सुनहरे भविष्य के लिए ये काफी फायदेमंद भी सिद्ध होगा, ये जहां तक उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट देखिए अगले प्रश्न में, आपको रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन आपको किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो उसके पहले पृथ्वी सम्मेलन रियो, ये आपको रियो डी जेनेरियो में, आपको ब्राजील की उस समय राजधानी हुआ करती थी रियो डी जेनेरियो, और इसी स्थान पर 1992 ईस्वी में आपको जो है पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। आज भी दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा शहर रियो डी जेनेरियो ही है, जबकि अब ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है और ब्राजील की मुद्रा ब्रासीलिया है। सीलिया और जिलिया, ठीक ना, याद रखे रहेगा, मुद्रा ब्राजीलिया है और आपको जो है ब्रासीलिया और राजधानी ब्राजीलिया है, ठीक। ये लिख देता हूं, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया और मुद्रा जो है ब्रासीलिया। ये प्रमुख बातें हुई, ठीक। तो ये महत्वपूर्ण रूप से आप सबके लिए है। नेक्स्ट देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष प्रभावी हुआ? तो क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। किससे? जलवायु परिवर्तन से इसका संबंध है, जबकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत में क्षरण से संबंध आपको जो है ये
किसका है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का। और जलवायु परिवर्तन जो है 1905 ईस्वी में जापान के शहर क्योतो में विश्व के प्रमुख देशों ने एक आयोजन किया जो कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित था। नेक्स्ट, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, दार्जिलिंग में या असम में? तब फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पे आपको उत्तराखंड में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक ना। हिमाचल प्रदेश में कोल्ड डेजर्ट, नाम सुने होंगे, कोल्ड डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान। जम्मू कश्मीर में आपको जम्मू कश्मीर में आपको जो है कई महत्वपूर्ण है, जिसमें दांची ग्राम आप याद कर सकते हैं, दांची ग्राम, ठीक ना, ये आपको काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। असम में मानस है, काजीरंगा है, काजीरंगा, ये सभी आपको यहां से संबंधित है। तो फूलों की घाटी उत्तराखंड से संबंधित है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क जो है ये आपको किसके लिए, तो हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? हाथियों के लिए। और ये फूलों की घाटी विभिन्न प्रकार के सुगंधित फूलों के लिए आपको प्रसिद्ध है। और काजीरंगा किसके लिए है, तो एक सिंघी गेंदा के लिए, आपको गेंदा के लिए विश्व में यह प्रसिद्ध है। कोल्ड डेजर्ट जो है ये आपको हिमालयन चीता के लिए यह प्रसिद्ध माना जाता है। नेक्स्ट, अगला देखिए, ये महत्वपूर्ण, सुल्तानपुर नेशनल पार्क स्थित है कहां पर? पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में या राजस्थान में? आपको कहां पर स्थित है? तब आप प्रश्न का जवाब दीजिएगा। सुल्तानपुर राष्ट्रीय आपको नेशनल पार्क जो है बच्चा, ये आपको हरियाणा में स्थित है। कहां पे? हरियाणा में आपको स्थित है। जबकि पंजाब में एक भी राष्ट्रीय पार्क नहीं है, याद रखे रहिएगा, पंजाब में ठीक एक भी राष्ट्रीय पार्क नहीं है, ये याद कर लीजिएगा, ठीक। राजस्थान रणथंभौर है और साथ साथ ही राजस्थान में केवलादेव पक्षी विहार राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य माना जाता है, केवलादेव, ठीक। प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग में होता है? शाखाओं और तना में, पत्ती और क्लोरोप्लास्ट के मौजूदगी वाले अन्य भागों में, पत्ती और तनों में, या आपको जो है जोड़ों और जोड़ों के रस में? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है ये प्रकाश के उपस्थिति में, पत्ती और क्लोरोप्लास्ट के मौजूदगी में आपको कई भागों में यह क्रिया संपन्न होती है। इस क्रिया के में आपको पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं तथा भारी मात्रा में एटीपी ऊर्जा भी इनके द्वारा मुक्त किया जाता है, ठीक ना। और ये फोटोसिंथेसिस जो है इसमें हरित लवक जो है उपस्थित रहता है। साथ साथ ही आप कह सकते हैं कि मैग्नीशियम की उपस्थिति में आपको यह क्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने की बातें आ गई। अब आंचलिक परिषद कहाँ है? तो आंचलिक परिषद भैया पश्चिम बंगाल में आपको आंचलिक परिषद है। आपको क्षेत्र पंचायत की यदि बातें की जाए तब क्षेत्र पंचायत आपको मध्य प्रदेश में, क्षेत्र पंचायत ये उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायत है, और जनपद पंचायत मध्य प्रदेश में, तालुका परिषद गुजरात में। तो इस तरह पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का दूसरा और आपको चौथे का पहला, यानी ऑप्शन संख्या आपको 3 इज योर राइट आंसर हुआ। 3 जो है ये बिल्कुल सही जवाब, आप सबने 3 जो है ये बिल्कुल सही जवाब हुआ। तो एक बार आप सबसे विनम्र निवेदन है भैया कि शेयर और लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक ना। मेहनत सफल हो जाए, कमर एकदम जबरदस्त तरीके से पेन करने लगा है। पंचायती राज व्यवस्था की सूची के
संबंध में है। ये संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है ये आपको जो है ये राज्य सूची का विषय है। और पंचायती राज दिवस ये हम लोग कितने तारीख को, तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस, पंचायती राज दिवस मनाते हैं, राज दिवस, ठीक ना। 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को पंचायती राज व्यवस्था संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया था। निम्न में से कौन सा झील मानव निर्मित झील है? पोंगोंग सो या राजसमंद झील, स्टेनले झील या नल सरोवर झील? तब बताएगा मानव निर्मित जो झील है ये स्टेनले झील जो है ये मानव निर्मित झील माना जाता है। किसके द्वारा? तो मानव निर्मित झील स्टेनले झील आपको मानव निर्मित झील है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, कोपेन के जलवायु विभाजन के अनुसार भारत के किस भाग में आपको शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मॉनसून पाया जाता है? शुष्क भी है, ग्रीष्म ऋतु वाला मॉनसून राजस्थान में, ये भैया राजस्थान सही लिखना, राजस्थान का सबसे बड़ा पश्चिमी भाग, तमिलनाडु का कोरोमंडल तट, या उत्तर पश्चिमी गुजरात या अरुणाचल प्रदेश? तब बताइएगा तमिलनाडु का कोरोमंडल क्षेत्र जो है इसी में आपको शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मॉनसून पाया जाता है। एकदम सिर्फ रिवीजन करिए, एकदम धड़ल्ले से रिवीजन करते चलिए। नेक्स्ट देखिए, भारत के निम्न में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्रफल में मिलता है? उष्ण शुष्क सदाबहार, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र शीतोष्ण या उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती प्रकार के? तो भारत में सबसे अधिक आर्द्र पर्णपाती प्रकार के वन पाए जाते हैं और उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती प्रकार के वन भारत में सबसे अधिक पाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर का आप चयन कीजिए। ये सूची 1 सूची 2 ये मिलान करना है। आइए मिलान करते हैं। कोल्ड डेजर्ट ये आपको हिमाचल प्रदेश में, डिब्रूगढ़ सैखोवा ये सबसे छोटा आपको जो है कि राष्ट्रीय पर्यावरण जो है ये शेषाचलम ये आंध्र प्रदेश में और पंचमढ़ी ये मध्य प्रदेश में। तो इस तरह से आप देखोगे तो पहले का चौथा, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा और चौथे का तीसरा। 4 1 2 3 4 1 2 3 ऑप्शन संख्या 1 इज योर राइट आंसर माना जाएगा। एक जो है ये आपको बिल्कुल सही जवाब हुआ और आप सब शानदार तरीके से जवाब भी दे रहे हैं। एक बार सबसे विनम्र निवेदन है कि शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके लिए, आपके सुनहरे भविष्य के लिए ही इतना मेहनत किया जाता है, ठीक ना। ये देखिए नेक्स्ट, ये यूपी SSS वीडियो ग्राम विकास अधिकारी बैच शानदार तरीके से संस्था की ओर से प्रारंभ है और इसमें आप जो है इनरोल कराकर जबरदस्त तरीके से लाभ ले सकते हैं और आपके सुनहरे भविष्य के लिए यह काफी फायदेमंद भी होगा। अच्छा, कालपोंग जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से कहां स्थित है? ये कालपोंग जल विद्युत परियोजना जो है ये अंडमान निकोबार में बच्चा स्थित है। ये गलती मत करिएगा। एक तो पोंग जल विद्युत परियोजना है, ठीक ना। पोंग, ये पोंग जो है ये ब्यास नदी पर है, ब्यास नदी पर आपको पोंग है। लेकिन कालपोंग जो है ये अंडमान निकोबार में आपको स्थित है, ब्यास नदी पर स्थित ये आपको जो है अंडमान निकोबार में कालपोंग जो है ये विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट देखिए, त्रिवेणी नहर का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? तो त्रिवेणी नहर जो है ये आपको इससे बिहार, यूपी और नेपाल ये 3 राज्यों को, 3 लोगों को फायदा होता है। यह गंडक नदी पर आपको बनाया गया है, ठीक ना। ये गंडक नदी पर आपको बनाया गया है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 आपको जो है एक क्षेत्र है और यहाँ पे आपको स्थानांतरित कृषि दिया गया है।
तो उत्तर पूर्वी भारत में आपको झूम कृषि होता है, जबकि पश्चिमी घाट में आपको जो है कुमारी कृषि की जाती है। पश्चिमी घाट की बात की जाए तो कुमारी कृषि ये पश्चिमी घाट में ये महत्वपूर्ण रूप से काफी जो है प्रचलित मानी जाती है, ठीक ना, कुमारी कृषि। अब आपको क्या बचा, पहले का चौथा, दूसरे का, तब दूसरा दक्षिण पूर्वी राजस्थान में ये वाल्टेर है और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में डाहिया। ये मिला लीजिए, पहले का चौथा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का पहला। ये ऑप्शन संख्या 1 इज योर राइट आंसर। एक जो है ये बिल्कुल सही जवाब होगा। माही सुगंधा निम्न में से किस फसल की प्रजाति है? गेहूं, सूरजमुखी, सरसों या धान? तब बताएगा माही सुगंधा जो है ये धान के एक प्रजाति है। किसके? धान की एक प्रजाति माही सुगंधा धान के प्रमुख प्रजाति मानी जाती है। नेक्स्ट अगले प्रश्न में, ये केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान निम्न में से कहाँ स्थित है? बीकानेर में, उदयपुर में, जोधपुर में या श्री गंगा में? तब आप बताइए कि केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान जो है ये आपको कहाँ स्थित है? तब बताइएगा कि बीकानेर में आपको केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान स्थित है, जबकि आम अनुसंधान संस्थान, शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान यदि पूछे तब आप बताइएगा कि लखनऊ में है आम के लिए, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए, ये सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कब लागू किया गया? तो सूचना के अधिकार जो है अब एक मौलिक अधिकार है। किस तरह का मौलिक अधिकार है? बच्चा अभी भी गलती नहीं करना, ठीक ना। और इसे 12 अक्टूबर 2005 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर भारत के समस्त क्षेत्रों में इसे लागू कर दिया गया था। ये आपको महत्वपूर्ण बातें। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। धन विधेयक की परिभाषा निम्न में से किसमें दी गई है? तो धन विधेयक की परिभाषा भैया ये आपको अनुच्छेद 110 में, 110 दो जगह है और अनुच्छेद 199 में। तो यहाँ आपको केंद्रीय संसद में, केंद्र में और यहाँ राज्यों में धन विधेयक की बातें की गई है आपको। तो इस तरह से आपको अनुच्छेद 110 और 199 जो है ये धन विधेयक से संबंधित आपको माना जाता है। नेक्स्ट बातें की जाए तो जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख कब केंद्र शासित प्रदेश बना? तो जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख जो है 31 अक्टूबर 1919 ईस्वी को आपको जो है कि बना था। 31 अक्टूबर, दो जगह एक 21 कर लो, एक 31 कर लो, तो आपको जो है 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी को आपको जो है यह बना था, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसमें संपत्ति का अधिकार निहित आपको है? तो संपत्ति का अधिकार आपको किसमें निहित है? अनुच्छेद 21 1 में, 19 में, 300 में या 300 क या ए में? तब बताइएगा 300 ए में आपको संपत्ति का अधिकार निहित है। संपत्ति का अधिकार पहले जो था, पहले यह कौन सा अधिकार था? तो पहले यह मौलिक अधिकार था, ठीक ना, मौलिक अधिकार था। लेकिन आपको जो है 44वां संविधान संशोधन ये 1978 के तहत इसे अब कौन सा दे दिया गया है? तो कानूनी अधिकार है, ठीक ना, कानूनी अधिकार बना दिया गया है और इसी के तहत संविधान के अध्याय 12 के 300 क में इसे शामिल कर लिया गया है, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला, समता का अधिकार जो है निम्न अनुच्छेदों में से दिए गए हैं। तो समता का अधिकार चूंकि मौलिक अधिकार प्रारंभ में 7 थे, लेकिन आपको 44वें संविधान संशोधन के तहत आपको संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। इस तरह मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है और 14 से 18 में आपको जो है समता के अधिकार की बातें की गई है, जबकि 19 से आपको जो है कि 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है और
23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार माना जाता है। किसके विरुद्ध? शोषण के विरुद्ध अधिकार माना जाता है। ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश आपको क्या है? तो अनिश्चित काल तक प्रभावी रहता है, या यदि लोकसभा विघटित हो जाए तभी प्रभावित होता है, या संसद के पुनः समवेतन होने पर उसके समक्ष रखा जाना चाहिए, या जिस समय संसद सत्र में है तब भी विधि बनाने का समानांतर शक्ति राष्ट्रपति को उपलब्ध है। तब आप जवाब दीजिएगा संसद के पुनः समवेत होने पर उसके समक्ष रखना जाना चाहिए। ये राष्ट्रपति अध्यादेश किसके तहत प्रख्यात करता है? तो अनुच्छेद 123 के तहत करता है। कहां से लिया गया है? तो 1935 के अधिनियम से इसे लिया गया है। ये महत्वपूर्ण बातें, ठीक ना? तो ये आप सब करते चलिए, देखते चलिए। नेक्स्ट देखिए, ये रेलवे ग्रुप डे शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लॉन्च किया गया है। इसमें आप अपना रियल टाइम एनालिसिस कर सकते हैं, वीडियो सॉल्यूशन है, बाइलिंगुअल है, और डाउनलोड करने के लिए भी आपको सुविधा दिया गया है। साथ ही साथ ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही यूपी आपको पुलिस का भी बैच हमारी संस्था की ओर से 500 वीडियो क्लासेस, ई नोट्सबुक, टेस्ट क्विज के साथ उपलब्ध है। निम्नलिखित स्थानों में से गदर पार्टी आपको कहां आरंभ हुआ था? तब संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में आपको जो है कि किसकी अध्यक्षता में? तो सोहन सिंह भकना, ठीक ना, भकना की अध्यक्षता में आपको स्थापित किया गया था। जबकि इसके पितामह कौन कहे जाते हैं? तो लाला हरदयाल को इसका पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट देख भाई, ये लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति का इस्तेमाल क्यों किया? राज्य के युद्ध के लिए, या झांसी राज्य को हड़पने के लिए, या आपको झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को गिरफ्तार करने के लिए, या लक्ष्मीबाई को प्राणदंड देने के लिए? तब आपको झांसी राज्य को हड़पने के उद्देश्य से आपको लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प नीति का पालन किया गया। और 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने झांसी को अपने अधीन मिला लिया। ठीक, ये बातें हुई। नेक्स्ट देख भाई, निम्न में से कौन सा ओपीसी का पूर्ण रूप है? ऑप्टिकल कोड रीडिंग, ऑप्टिकल प्रोग्राम काउंटर, ऑप्टिकल कंप्यूटर रिसोर्स, या ओपन प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन। ओपीसी का फुल फॉर्म आपको कौन सा होगा? तब आप जवाब दीजिएगा कि ओपन प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन इसका फुल फॉर्म होता है। ओपन प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन, ठीक ना? ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए। नेक्स्ट देखिए, एमएस पावर पॉइंट में एक नई प्रस्तुति बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं? अल्टर प्लस W, कंट्रोल प्लस Q, अल्टर प्लस H, या कंट्रोल प्लस आपको जो है N का? तब बताइएगा कंट्रोल प्लस N का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना? कंट्रोल प्लस N जो है ये प्रयोग किया जाता है। सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। दुग्ध उत्पादन के लिए श्वेत क्रांति, मत्स्य पालन के लिए नीली क्रांति, उर्वरक के लिए भूरी क्रांति, और खाद्य उत्पादन के लिए आपको तो पहले का पहला, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा, और चौथे का चौथा। 1 3 2 4, 1 3 2 4, ऑप्शन संख्या 1 इज योर राइट आंसर आपको होगा। एक जो है ये बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक ना? ये बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखिए, ये महत्वपूर्ण रूप से कि सर्व शिक्षा अभियान, साक्षरता ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, ये आपको कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। तब आप इस प्रश्न का जो जवाब होगा, इसका जवाब आप क्या देंगे? तो इसका जवाब बताइएगा कि सर्व शिक्षा अभियान 2001 में प्रारंभ हुआ। ये बात बिल्कुल सही है। भारत साक्षरता अभियान 2009 में, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1887 में, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1888 में। तो इस तरह
आपको पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला, चौथे का दूसरा। ये ऑप्शन संख्या 4 इज योर राइट आंसर आपको माना जाएगा, ये बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से सबसे धनी क्षेत्र कौन माना जाता है? पश्चिमी घाट है या पूर्वी घाट है, थार रेगिस्तान है या बंगाल की खाड़ी है? तब बताएगा कि पश्चिमी घाट भारत का सबसे अधिक जैव विविधता वाला घाट माना जाता है। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न कर लीजिएगा। तो उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या आपको 9 है, जबकि भारत में कितना है? तो भारत में आप बताइएगा कि सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या 15 है। भारत को 15 सस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो विश्व का सबसे विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र महासागर हुआ करता है, यानी समुद्र आपको माना जाएगा संसार का सबसे विशालतम आपको पारिस्थितिकी तंत्र माना जाता है। नेक्स्ट, ग्रीन मफलर आपको किससे संबंधित है? मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से या जल प्रदूषण से? तब आप जल्दी से फटाफट इसका जवाब देखें कितने लोग सही देते हैं। जल्दी से बताइए, तब तक हम पानी भी पी लेते हैं, ठीक ना? जल्दी से, एकदम फटाफट जल्दी से बताइए। ये आपको ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। किसे? ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। नेक्स्ट, मीथेन गैस उत्पादन करने वाला पहला क्षेत्र है, ये यानी करने वाला क्षेत्र कौन सा है? गेहूं का खेत, धान का खेत या कपास का खेत या मूंगफली? तब मीथेन आपको धान के खेत से मीथेन का उत्पादन होता है। और साथ ही साथ धान का खेत जो है सबसे बड़ा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र आपको कौन सा है? तो यही सबसे बड़ा आपको माना जाता है। नेक्स्ट, एनटीए शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से संचालित है, आप इसे परचेज कर सकते हैं और आपके सुनहरे भविष्य के लिए ये बहुत ही फायदेमंद भी है। इसके बाद हम आते हैं नीरी। नीरी का मतलब है नेशनल आपको इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। ये नीरी आपको कहाँ है? तो नीरी भैया ये कानपुर में स्थित है, नागपुर में आपको नीरी की स्थापना की गई है, ठीक ना? नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये नीरी है और इसकी स्थापना नागपुर में है। बिहार राज्य में लीची का उत्पादन करने वाला आपको अग्रगण्य जिला कौन सा है? गया है, पटना है, मुजफ्फरपुर है या जहानाबाद है? तब बताइएगा कि आपको मुजफ्फरपुर जो है लीची के उत्पादन में और आम के उत्पादन में भी मुजफ्फरपुर श्रेष्ठ स्थान रखता है। इसके बाद महत्वपूर्ण, क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा या लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा या गृह मंत्री के द्वारा? तब आप बताइएगा कि क्षेत्रीय परिषदों का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति जो है ये क्षेत्रीय परिषदों का गठन करते हैं और गृह मंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये वर्तमान में कौन है? जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, तब तक बताते हैं। वर्तमान में आपको 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो एन के सिंह आपको जो है यही है। और ये पहले केसी नियोगी जो थे ये प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे और केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर ही पंचवर्षीय योजनाओं को भारत में लाया गया था, ठीक ना? तो ये महत्वपूर्ण बातें भी आप सब याद करते चलिए, लर्न करते चलिए। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है? 55 साल, 60 साल, 65 साल या 70 साल? तब क्या जवाब देंगे? जल्दी से बताइए, जल्दी से। तो 65 साल आपको जो है
संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति का आपको आयु होता है, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति मतलब कि पद की समाप्ति की तिथि 62 वर्ष होती है। ठीक ना, ये याद रखते हैं। नेक्स्ट, इटाई रोग शरीर में किस तत्व की अधिकता के कारण होता है? तो इटाई रोग जो है ये आपको किसके कारण, तो ये बच्चों में होता है। ठीक ना, और ये किसके कारण, तब आपको कैडमियम के कारण इटाई रोग होता है। नाइट्रेट के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक ना, ब्लू बेबी ड्रोम आपको जो है सिंड्रोम, ये इसके कारण। पारा के कारण मिनी माता और आर्सेनिक के कारण आपको आर्सेनिक रोग है होता है। तो ये जिससे दांतों में पीला पड़ जाना, हड्डियों का गल जाना। सबसे अधिक आर्सेनिक जो है गंगा के तटीय क्षेत्र में बिहार और बंगाल में आपको देखने को मिलता है। एडवर्ड जेनर ने किस रोग का टीका की खोज किया? तब एडवर्ड जेनर के द्वारा आपको चेचक के टीके का खोज किया गया। एडवर्ड जेनर ने आपको टीका का खोज किया एडवर्ड जेनर महोदय के द्वारा। नेक्स्ट, एडवर्ड जेनर ने किसके टीके का खोज किया? तो चेचक के टीके का खोज जो है एडवर्ड जेनर महोदय के द्वारा आपको किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग आपको जो है प्रतीत होने का आपको कारण क्या है? ये प्रकाश का प्रकीर्णन या प्रकाश का अपवर्तन या प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन या प्रकाश का परिक्षेपण। तब बताएगा कि प्रकाश का आपको प्रकीर्णन के कारण है आपको सूर्योदय के समय आपको सूर्य जो है लाल प्रतीत होता है। ठीक ना, लाल प्रतीत क्यों होता है? तो इसी के कारण होता है। नेक्स्ट देखिए, सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय लाल रंग क्यों प्रतीत होता है? तब आप बताइएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण है। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय प्रकाश का रंग लाल परिवर्तित होता है, प्रतीत होता है। नेक्स्ट, तो इस तरह आप सबके हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आपको श्रीनेक्स 2022 नौ सैन्य अभ्यास शुरू किया? सिंगापुर के साथ, श्रीलंका के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ या बांग्लादेश के साथ? तो आप सभी ने जबरदस्त तरीके से, कल मैंने पूछा था आप सबसे, तो बताइएगा श्रीलंका के विरुद्ध जो है ये आपको किया गया था। ठीक ना, ये श्रीलंका के विरुद्ध ये हुआ था। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो हम लोग देख रहे थे भारत सर्वाधिक हथियार किस देश से खरीदता है। ठीक ना, तो ये आपको सर्वाधिक हथियार किससे, संयुक्त राज्य अमेरिका से खरीदता है, फ्रांस से खरीदता है, रूस से खरीदता है या ब्रिटेन से? किस देश से भारत सर्वाधिक हथियार खरीदता है? तब आप इस प्रश्न का जवाब बच्चा क्या देंगे? करंट का क्वेश्चन है, जबरदस्त तरीके से पूछा गया है, ये करंट का प्रश्न है। ठीक ना, तब आप जवाब दीजिएगा कि भारत सर्वाधिक हथियार जो है ये रूस से खरीदता है। किससे? रूस से भारत सर्वाधिक हथियार खरीदता है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये क्वाड QUAD क्वाड कितने देशों का समूह है? आपको 2 देशों का, 3 देशों का, 4 देशों का या 5 देशों का? ये सारे प्रश्न मैंने आप सबको करंट कराया है और करंट लास्ट में इसीलिए रखा हूं कि हर एक परीक्षा में आप करंट को अपडेट होते रहिए, नहीं तो आपको बड़ी ही समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तब आप बताइएगा क्वाड 4 नाम है, तो 4 आपको देशों का समूह है। इस 4 में कौन कौन है? तो आपको इंडिया है, इसमें जापान है, आपको इसमें ऑस्ट्रेलिया है और आपको यूएसए है। ये 4 देश आपको जो है ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देशों का समूह क्वाड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, नाटो कुल कितने देशों का समूह है?
तो ये भी आपको मैंने कई बार प्रश्न कराया, चूंकि यूक्रेन और रूस का विवाद जबरदस्त तरीके से चल रहा है, इसीलिए इस तरह के प्रश्नों को आप सबके सामने रखा गया है, वरना आपको कोई जरूरत नहीं थे इस तरह के प्रश्नों को करने का। तो नाटो के अंतर्गत कुल कितने देश हैं? तो वर्तमान में नाटो में 30 देशों का समूह है और नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसे बोलते हैं उत्तर आपको जो है अटलांटिक संधि संगठन के नाम से जाना जाता है और इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को हुआ था। इसका मुख्यालय जो है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में आपको इसका मुख्यालय है। तो ये महत्वपूर्ण बातें भी आप सबके लिए, आप जानिए, चीजों को समझिए और अंतरराष्ट्रीय जगत में इसके भूमिका बड़ा है, अभी आपको जो है महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस आपको कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस आपको 25 दिसंबर को, 1 दिसंबर को, 24 अक्टूबर को या 10 दिसंबर को? तो जल्दी से फटाफट आप सब जवाब दीजिए, जल्दी से कितने तारीख को? 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना दिवस मनाया जाता है, जबकि 10 दिसंबर को आपको जो है अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस आपको 10 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए हम सब अगला, रूस की संसद को क्या कहा जाता है बच्चा? रूस की संसद को हम सब क्या कहते हैं? आपको डाइट कहते हैं, ड्यूमा कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं या आपको जो है कि कांग्रेस कहते हैं? तो पार्लियामेंट, ब्रिटेन और भारत की संसद को पार्लियामेंट कहते हैं, ठीक ना। कांग्रेस जो है यूएसए की, आपको जो है यूएसए की संगठन को कांग्रेस कहते हैं। रूस की संस्था को आपको जो है ये ड्यूमा कहते हैं, जबकि डाइट जापान की संस्था आपको डाइट कहलाती है, यानी जापान की संस्था का मतलब है संसद से, ठीक ना। जापान की संसद को हम डाइट कहते हैं और ड्यूमा जो है ये रूस की संसद को ड्यूमा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर, ये विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? मृत घाटी है या अल्जीरिया है या बर्खोयांश है या इनमें से कोई नहीं? तब बताएगा विश्व का सबसे ठंडा स्थान बर्खोयांश है। और ये बर्खोयांश कहाँ है? तो रूस के कारण ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट बना हुआ है। रूस के साइबेरिया में, साइबेरिया क्षेत्र में यह बर्खोयांश है और ये धरती का सबसे ठंडा स्थान यानी स्थल मार्ग का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है, जबकि ध्रुवों पर दक्षिणी ध्रुव सबसे ठंडा माना जाता है। किस देश के नागरिकों को बचाने के लिए ऑपरेशन गंगा आपको चलाया गया था? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान या बांग्लादेश? किस देश के नागरिकों को बचाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था? तब बताएगा कि बांग्लादेश के आपको नागरिकों को बचाने के लिए ऑपरेशन गंगा भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था और ये यूक्रेन में फंसे हुए आपको जो है कि बांग्लादेशी लोगों को वहां से निकालने के लिए ये ऑपरेशन गंगा संचालित था। हाल ही में किसके द्वारा आमा योजना और बहिनी योजना की शुरुआत की गई? तो बिहार के द्वारा, सिक्किम के द्वारा, छत्तीसगढ़ के द्वारा या नई दिल्ली के द्वारा? ये प्रश्न आप सबसे कई बार मैंने कराया है और इस प्रश्न का आप सब शानदार तरीके से जवाब भी दिए। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। ये एकदम जबरदस्त तरीके से प्रश्न का जवाब मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग दें। बहुत दर्द कर रहा है, ठीक ना। जल्दी से बताइए। ये सिक्किम के द्वारा आपको जो है आमा योजना और बहिनी योजना की शुरुआत की गई थी। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया गया? कपड़ा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, 1 और 2 दोनों या पुरातत्व सर्वेक्षण मंत्रालय? तब बताइएगा कि झरोखा नामक कार्यक्रम जो है ये किसके द्वारा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कोई बताएगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप सब में से कोई जल्दी से बताइए
जल्दी से मैं देख रहा हूं ना बाबा, बहुत लोगों का गलत जवाब है, लेकिन हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल कुछ लोगों का सही जवाब है। ए और बी दोनों, जिन महानुभावों ने ए और बी दोनों बताया है वो बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए, मैथ्स इंडिविजुअल बाय प्रवीण सर, शानदार तरीके से प्रवीण सर ने मैथ को पढ़ाया है, आप इसे परचेज कर सकते हैं और ये आप सबके लिए काफी लाभकारी भी होगा। नेक्स्ट, सी डैक ने आईआईटी रुड़की के किस सुपर कंप्यूटर को स्थापित किया है? परम गंगा, परम प्रवेगा, परम सिंधु या आपको सिमुलेटर टूल किट? ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सबको बनता है, ये कौन सा आपको है तब बताएगा कि परम गंगा के नाम से आपको जो है सीडैक रुड़की के द्वारा आपको स्थापित किया गया है। परम गंगा, ये महत्वपूर्ण आप सबके लिए प्रश्न रहा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न हमारे आपके सामने स्क्रीन पटल पर, हाल ही में भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? ये प्रियंका नुटक्की है, दिव्या देशमुख है, तानिया सचदेवा है या आपको सुब्बा रमन लक्ष्मी, कौन सी है? तब बताइएगा कि प्रियंका नुटक्की ये आपको आंध्र प्रदेश की रहने वाली है और आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा क्षेत्र से है। ये भारत की 23वीं महिला ग्रैंड स्लैम विजेता है। ग्रैंड स्लैम करें, ग्रैंड मास्टर शतरंज के ये 23वीं महिला विजेता है। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा भारत का सबसे बड़ा डाटा सेंटर क्षेत्र कहां स्थापित किया गया? जयपुर में, नई दिल्ली, मुंबई या हैदराबाद में? तब इस प्रश्न का जवाब बड़े ही शानदार तरीके से आप सब दे सकते हैं, तो ये जल्दी से बताइए। हैदराबाद में भारत का सबसे बड़ा आपको जो है कि डाटा सेंटर केंद्र स्थापित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये सब करंट के प्रश्न हैं और ये सब बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं बच्चा। विधानसभा के प्रत्येक सदस्य को कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करना होता है? ये करंट में चूंकि 5 राज्यों में, कितने? 5 राज्यों में आपको चुनाव हुआ। ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश, आपको उत्तराखंड, खंड आपको गोवा, आपको मणिपुर और पंजाब, ये 5 राज्यों में। और आपको पंजाब में आप पार्टी की सरकार बनी है और बाकी सभी राज्यों में बीजेपी शासित आपको सरकारें बनी है। तो ये और सबसे बड़ा भारत में विधानसभा वाला, आपको विधान परिषद वाला या विधानसभा, दोनों ही मामले में उत्तर प्रदेश सबसे अधिक है और आपको 75,000 के जनसंख्या पर एक जनप्रतिनिधि यानी विधायक जो होते हैं वो नेतृत्व करते हैं, जहां की भी जनसंख्या 75,000 हो जाती है और 2026 में इसमें बढ़ाया या घटाया भी जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं? यानी किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 60 हो सकते हैं, 500, 2026 या 40? तब बताइएगा 500 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। और यूपी में कितने हैं? तो 403 आपको प्लस 1 बराबर 404 आपको जो है उत्तर प्रदेश में है और ये कब तक रहेंगे? तो 2026 तक ये यथावत बने रहेंगे। ठीक, चलिए अगले प्रश्न में, हाल ही में भगवान बुद्ध की दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा कहां बनाई जा रही है? ये बोध गया में, ऋषिपत्नम में, श्रवणबेलगोला में या लुम्बिनी में? तो लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म है, ऋषिपत्नम में प्रथम उपदेश है और ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुआ था। तो बोध गया में ही महात्मा बुद्ध के सबसे बड़े प्रतिमा स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में भारत का पहला महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहां खोला जा रहा है?
ये कामरूप असम में, मंगलुरु कर्नाटक में, जबलपुर मध्य प्रदेश में या हैदराबाद तेलंगाना में, तब आप इसका जवाब दीजिएगा कि हाल ही में हैदराबाद के तेलंगाना में ये आपको भारत का सबसे बड़ा सबसे बड़ा और सबसे पहला भी कह लीजिए, पहला महिला स्वामित्व वाला आपको औद्योगिक पार्क की स्थापना की जा रही है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में कितने सीटें आरक्षित हैं? 84 सीटें आरक्षित हैं, 86 हैं, 131 हैं या 2 सीटें हैं? तब आप जवाब दीजिएगा कि इसमें आपको 86 सीटें उत्तर प्रदेश में आरक्षित हैं, ठीक ना। उत्तर प्रदेश में आपको आरक्षित हैं, ये आपको जो है ये बातें आप सब याद किए रहिए। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा सीट कौन सी है? साहिबाबाद, कुंडा, मंझनपुर या फाजिल नगर? ये और सबसे अधिक किस जिले से विधायक निर्वाचित होते हैं, ये भी पूछ सकता है उत्तर प्रदेश में। तो साहिबाबाद जो है ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा विधानसभा माना जाता है, ठीक ना। ये विधानसभा सबसे बड़ा माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, ये ईवीएम का प्रयोग संपूर्ण विधानसभा चुनाव में कराने वाला पहला राज्य कौन था? तो ये केरल है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है या गोवा है? जल्दी से फटाफट इसका जवाब देंगे आप सब, जल्दी से दीजिए, जल्दी से आप सबके बातों का वेट प्रतीक्षा कर रहा हूं, जल्दी से आप सब जो है जवाब दीजिए। तो गोवा राज्य जो है ये पहला ऐसा राज्य है जहां पे ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा आपको संपूर्ण राज्य में विधानसभा चुनाव में हुआ। विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तब आप बताइएगा विधानसभा और संसद, विधानसभा और आपको जो है लोकसभा के लिए 25 वर्ष और विधान परिषद और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राज्यपाल ये सब के लिए आपको इतना, और 35 वर्ष आयु जो है 21 वर्ष ये पंचायती राज के लिए, पंचायत चुनाव के लिए आपको 21 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। तो इस तरह से आप देखोगे कि 25 वर्ष के आयु में आप विधानसभा जो है बन सकते हैं। और राज्यसभा में देख रहे होंगे आपको जो है चड्डा साहब जो है, ये चड्डा साहब सबसे कम उम्र में राज्यसभा के सांसद बनने की ओर है, इनकी आयु 33 वर्ष है, ठीक ना। ये आप पार्टी से नितिन सर के द्वारा हैंड रिटेन नोट शानदार तरीके से लिखा गया है। भारतीय इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, सामान्य हिंदी और इसके साथ साथ भूगोल, ये सभी ई-पीडीएफ के रूप में यानी ई बुक के रूप में आपके सामने है और आपके लिए, आपके परीक्षाओं के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण ये माना जाता है। नेक्स्ट बातें की जाए तो उत्तर प्रदेश में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो अभी मैंने बताया कि 403 + 1 बराबर 404 बाबू आपको विधानसभा सीटें हैं, लेकिन आपको जो है एक विधानसभा सीटें अब समाप्त कर दिया गया है, इसलिए जवाब आपको जो होगा वह 403 ही होगा, ठीक ना। 403 ये विधानसभा सीटें हैं। नेक्स्ट देखिए, ये निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? ये अनुच्छेद 124 से 147 में, 324 से 329 में, 324 से 326 में या 343 आई में। तो आपको निर्वाचन आयोग का उल्लेख 324 से 329 में आपको जो है निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है, ठीक ना। ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए, आप सबके भविष्य के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। स्याही का प्रयोग सबसे पहली बार कब किया गया? पहली बार आपको स्याही का प्रयोग कब किया गया? 1952 में, 1956 में, 1962 में या 1972 ईस्वी में? तब बताइएगा कि 1962 ईस्वी में आपको पहली बार स्याही का प्रयोग किया गया है, ठीक ना। पहली बार स्याही का प्रयोग किया गया।
नेक्स्ट देखिए, मतदान करते समय हाथ में जो स्याही लगाई जाती है वह आपको किसकी होती है? कार्बोनेट की, सोडियम नाइट्रेट की, सिल्वर नाइट्रेट की या पोटेशियम नाइट्रेट की? तब बताइएगा। इसका जवाब साइंस के भी है, चुनाव से भी संबंधित है, इसीलिए इस तरह के प्रश्न आप सबके लिए लिया गया है। बहुत ही हालत खराब है। मतदान करते समय हाथ में जो स्याही लगाई जाती है वह क्या होती है? तो सिल्वर नाइट्रेट का आपको स्याही होता है। किसका? सिल्वर नाइट्रेट का। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा किस जिले में विधानसभा सीटें हैं? ये सीटें हैं लखनऊ में, गोरखपुर में, प्रयागराज में या वाराणसी में। तब ये चुनाव चुकी हुआ है और यूपी का चुनाव है, इसलिए करंट इससे बहुत ज्यादा बनता है। या आप वैसे भी नॉर्मल उत्तर प्रदेश भी पढ़ लिए, करंट की दृष्टि से भी ये आपके लिए लाभकारी रहा। तो ये सबसे अधिक प्रयागराज में सीटें हैं और प्रयागराज में कुल 12 आपको सीटें हैं। 12 में से 8 बीजेपी जीती है, बीजेपी, और 4 आपको एएसपी समाजवादी पार्टी आपको 8 बीजेपी के पक्ष में गई है। ठीक, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? ये पॉलिटी का भी है, ठीक ना। ये 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत आपको जो है ये यही है। 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन कहां किया गया? तमिलनाडु, जल्दी से बताइए, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात या राजस्थान? तब आप इस सवाल का जवाब क्या देंगे? तो तमिलनाडु के हैदराबाद में, तमिलनाडु के हैदराबाद में आपको जो है सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का आधारशिला आपको रखा गया, ठीक ना। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन हैं, ठीक। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए, आप सबके भविष्य के लिए, ठीक ना। एक मिनट, तमिलनाडु में हैदराबाद कहां से आ जाएगा बेटा? ये मेरा भी मती भाई, तेलंगाना में हैदराबाद है ना, इडुक्की जिले में आपको है। जापान का प्राचीन नाम क्या है? तो प्राचीन नाम, जापान का प्राचीन नाम भैया ये क्या बताओगे? तब आपको निप्पन है, और निप्पन का अर्थ होता है उगता हुआ सूर्य, उगता हुआ सूर्य। आपको जो है कहते हैं ना, वन आपको भौगोलिक उपनामों में हम लोग भूगोल में पढ़ते हैं, तो जापान को क्या कहते हैं? उगता हुआ। और इंडोनेशिया को श्याम देश बोलते हैं, इंडोनेशिया। और बर्मा किसे बोलते हैं? तो म्यांमार को, म्यांमार। ये आपको बातविया नहीं पता है, म्यांमार को बर्मा बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो जापान का आपको सबसे बड़ा द्वीप, जल्दी से आप सब जवाब दीजिए। तो बताइए, जापान का सबसे बड़ा द्वीप जो है होन्शु द्वीप, और इसी पर टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो जो है ये आपको इसी पर स्थित है, ठीक ना। होन्शु द्वीप पर है जापान की राजधानी। और फ्यूजियामा जो पर्वत है, आप सबको ये भी बता दें, फ्यूजियामा पर्वत जो है ये होन्शु द्वीप पर है स्थित है बच्चा, ये भी आप याद किए रहिएगा। नेक्स्ट देखिए, ये जापान की संसद को क्या कहते हैं? तो पार्लियामेंट, डाइक, ड्यूमा या कांग्रेस क्या कहते हैं? तब आप क्या जवाब देंगे? ये आपको, तब ये इसका जवाब आप सब क्या देंगे? तो डाइक कहते हैं, ड्यूमा कहते हैं, या आपको डाइक, डाइक जो है ये जापान की संसद को डाइक कहते हैं, और आपको रूस की संसद को ड्यूमा कहते हैं, ठीक। तब ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए, आपके भविष्य के लिए है। निम्न में से कौन सा जापान की जनजाति है? एस्किमो, तारतार, इजो या बद्दू? तब एस्किमो जनजाति आपको कहाँ है? तो ये कनाडा वनाडा में आपको जो है, कनाडा में पाई जाती है। ये इजो नामक जनजाति जो है ये जापान की जनजाति है, ठीक ना। ये जापान की जनजाति इजो है, ठीक।
नेक्स्ट देखिए, ये आपको 1904 और 5 में जापान ने किस देश को हराया था? तो 1904 और 5 में जापान ने आपको रूस जैसे विशाल देश को हराया था। नहीं, रूस जैसे नहीं भाई, ये आपको जो है, हाँ, रूस जैसे विशाल देश को 1904-5 ईस्वी में हराया था। ठीक, ये आपको महत्वपूर्ण बातें हुई। नेक्स्ट, ये किताबें अब आपके द्वार तक शानदार तरीके से मिल रही होंगी और हम उम्मीद करते हैं कि आप सबको पूरी बातें समझ में भी आ रही होगी। चूंकि चिल्लाने की शक्ति अब नहीं बची है बच्चा, ये बहुत पेट दर्द और शरीर दर्द दोनों जबरदस्त तरीके से पैर खड़ा करते नहीं बन रहा है, लेकिन क्लास खत्म कर लूंगा तभी जाऊंगा। क्यूराइल किस प्रकार की जलधारा है? तब क्यूराइल ये कहाँ की है? प्रशांत महासागर की जलधारा है, प्रशांत महासागर, ठीक ना, महासागर के जलधारा है। और आपको ये ठंडी प्रकार के जलधारा, क्यूराइल जलधारा आपको ठंडी प्रकार की जलधारा है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तब बताइएगा कि पहले नंबर पे आपको रूस है, ठीक ना, फर्स्ट। सेकेंड नंबर पे कनाडा है, तीसरे नंबर पे आपको जो है यूएसए है, और चौथे नंबर पे आपको चीन है। ठीक, इस तरह से पांचवें पे ब्राजील है, ब्राजील, ठीक ना, ब्राजील। छठवें पे आप बात करेंगे तो छठवें पे आपको ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया। और सातवें नंबर पे यदि बातें की जाए तो सातवें नंबर पे विश्व का भारत है, और 2.4% विश्व के टोटल आपको क्षेत्रफल का 2.4% क्षेत्रफल जो है ये भारत का है। ठीक, तो ये याद किए रहिए। एशिया में औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश से हुआ था? तब इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि यह देश रूस था, सिंगापुर था, चीन था या जापान था। तब आपको कहना होगा कि कौन सा था। जल्दी से देखें कितने लोगों का जवाब सही आता है, ठीक ना। ये आपको कितने लोगों का, तो जापान जो है ये आपको औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो है जापान से एशिया में होती है। हाल ही में कहां पर पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया? देहरादून में, ग्वालियर में, बड़ोदरा में या लखनऊ में? तब आप जवाब दीजिएगा कि ग्वालियर में हाल ही में आपको सबसे बड़ा ड्रोन स्कूल का उद्घाटन ग्वालियर में किया गया, ठीक ना। सबसे बड़ा ड्रोन स्कूल का उद्घाटन ग्वालियर में आपको हुआ। ठीक, नेक्स्ट देखिए, ये महाभारत काल में दिल्ली को किस नाम से जाना जाता था? इंद्रप्रस्थ, जय संहिता, हस्तिनापुर या अंगराज? इनमें से कौन सा होगा? तब बताइएगा कि आपको महाभारत काल में इसे जो है इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था, दिल्ली को, ठीक ना। दिल्ली जो था इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता। जय संहिता किसे कहते हैं? तो महाभारत को, महाभारत जो है, महाभारत को जय संहिता के नाम से या सतसहस्त्रयी संहिता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, अगले प्रश्न की ओर। ये दिल्ली अभी दूर है, ये वाक्य किसने कहा था? ये वाक्य जो है गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक जो है, तुगलक के लिए यह शब्द का प्रयोग जो है किसने किया था? तो निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया के द्वारा अमी दिल्ली दूरस्तो, अभी दिल्ली बहुत दूर है, ये बातें कही गई है, ठीक ना। नेक्स्ट, दिल्ली किस नदी के किनारे है? सतलज, गंगा, हिंदन या यमुना? तब दिल्ली जो है ये आपको यमुना नदी के किनारे आपको दिल्ली स्थित है। किसके? यमुना नदी के किनारे दिल्ली है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश को अमेरिका और गैर नाटो प्रमुख सहयोगी देश घोषित किया गया? इसे कतर को, सऊदी अरब को, पाकिस्तान को या फिलीपींस को किसे आपको घोषित किया गया? तब आप जवाब दीजिएगा कि हाल ही में आपको जो है कतर को, किसे? कतर को जो है ये आपको घोषित किया गया, ठीक ना। नाटो गैर प्रमुख देशों के रूप में आपको कतर को किया गया, ठीक। तो ये महत्वपूर्ण बातें
आप सबके द्वारा नाटो के विषय में मैंने बताया है कि नाटो की स्थापना 1949 ईस्वी में, कुल देश 30 देश हैं। तो इस तरह से महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला समाप्त हुए। आपका दिन मंगलमय हो, इन्हीं कामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। पहले तो थैंक यू आप सबको भाई, बड़ा ही साथ दिया, इतने इसके लिए आप सबको शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।